everyone, this is Vaishnavi Rathod. Welcome to this amazing series, guys. तो आज से मैं आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेना, तब इस वीडियो में मूव करना। उसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपना 5 मंथ्स में कैसे क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। मतलब कि कुछ जैसे मैं आपको अगस्त सिलेबस की बात करती हूँ, अगस्त में मैं आपको 3 चैप्टर साइंस से कंप्लीट कराने वाली हूँ, तो उसी पैटर्न में आपको बताऊँगी। तो दैट्स वाई आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमें कुछ चेंजेस समझने होंगे जो हमारे नेचर में होते हैं। तो देखते हैं कौन से चेंजेस होते हैं। 3 टाइप के चेंजेस हमारे नेचर में होते हैं: फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, देन आपका रेडियो एक्टिव चेंज। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज बेसिकली ऐसे चेंजेस होते हैं, इज अ टाइप ऑफ चेंजेस इन विच द फोर्स ऑफ मैटर इज अल्टर्ड बट वन सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसफर इनटू अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, अल्टर्ड होता है। तो उस टाइप के चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पेपर को फाड़ दिया तो क्या होगा, उसको दोबारा आप स्टिक कर सकते हो ना। तो ऐसे टाइप के चेंजेस, उसमें कोई नया सब्सटेंस मिला क्या, आपने पेपर को फाड़ा तो आपको कोई नया सब्सटेंस मिल गया, आपने पेपर फाड़ा आपको ऐश मिल गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, आपको पेपर एज पेपर ही मिला, भले इसको 2 पार्ट्स मिल गए हो। तो इस टाइप के चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है, इनटू अनदर सब्सटेंस। ओके, तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें आपको कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है। वही केमिकल चेंजेस जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें आपको न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। और फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, मतलब इनको आप रिवर्स कर सकते हो। आपने एक चेंज कर दिया तो आप दोबारा अगर आप चाहते हो आपको वैसे सब्सटेंस मिल जाए तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो। वही केमिकल चेंज कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं भाई, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार चेंजमेंट आ गया, एक बार नया सब्सटेंस बन गया, फिर आपके आप कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो कि दोबारा हमें वही सब्सटेंस मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे हुए, इरिवर्सिबल हुए, इरिवर्सिबल, ठीक है, क्लियर हुआ। केमिकल चेंजेस बेसिकली इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। देखो, रेडियो एक्टिव चेंज की बात करती हूँ गाइस, तो रेडियो एक्टिव चेंज आपके आउट ऑफ सिलेबस है बेसिकली, या आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है। सो बस आपको मैंने बता दिया है कि नेचर में कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो रेडियो एक्टिव चेंजेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आप अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस की एनर्जी को लूज़ करते हो रेडिएशन के थ्रू। अभी बस आप जस्ट की डेफिनेशन ले सकते हो, ये आपको क्लास 11th में काम आएगा, तो अभी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो ना। बात करते हैं, देखो भैया, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो जिस प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर चेंजमेंट करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू एक नए सब्सटेंस बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझे? जब आप केमिकल चेंज कर रहे हो, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ गए? तो प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं अगेन डेफिनेशन रिपीट करती हूँ। प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इज व्हाट, केमिकल रिएक्शन। समझे ना? बात करते हैं कैसे हम जान पाएंगे, कैसे जानेंगे कोई कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, वो कोई केमिकल रिएक्शन, क्या पता वो फिजिकल रिएक्शन हो। कैसे जानते हैं हम लोग? तो कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं हाँ जो ये रिएक्शन है ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। समझे? जैसे मैं बात करती हूँ एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आपको कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और उसमें आपको लगे कि इसमें गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, इसमें गैस निकल रही है, गैस का इवॉल्वमेंट हो रहा है, तो क्या बोल दोगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझे? इसके अलावा कलर में चेंज अगर आपको मिल रहा है, कोई रिएक्शन परफॉर्म करी उसमें कलर में चेंज आ गया, तो आप बोल दोगे केमिकल रिएक्शन। इसके बाद वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है,
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से देखो स्टेट की रही बात ऐसी, तो स्टेट में बेसिकली ऐसे मतलब केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होती है जो मतलब फर्दर एक सब्सटेंस बना दिया आपने, फिर उसको बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। वही स्टेट की बात करती हूँ तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड से कोई सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो रहा है, फिर लिक्विड में सॉलिड में हो रहा है, तो फिजिकल चेंज कैटेगरी में आ जाएगा। बट हाँ, अगर आपको कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो अपनी एकदम फिर उसका कुछ चेंजमेंट नहीं हो सकता, अगर वो सॉलिड लिक्विड सॉलिड में पहुँच गई हैं तो बस सॉलिड में पहुँच गई हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप की रिएक्शन, इसमें भी केमिकल रिएक्शन आप पता लग जाएगा, हाँ इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर, गाइस, अगर किसी में आपको टेम्परेचर में चेंजमेंट आता हुआ दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपका हीट का बहुत तेज़ हीट हो गया, वो जो रिएक्शन थी वो काफ़ी हीट हो गई है, तो आप बोल सकते हो क्या केमिकल रिएक्शन है भाई, केमिकल रिएक्शन है ना। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का अगर आपको फॉर्मेशन दिख जाए तो अगेन आप बोल दोगे क्या कि भाई केमिकल रिएक्शन है, समझ गए ना। बात करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। अब देखो ऐसा होता है जब आप कोई नया सब्सटेंस बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने पेपर को जला दिया तो आपको क्या मिलता है, ऐश मिलता है। तो ऐश की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है पेपर से। कहाँ वो वाइट सुंदर सुंदर सा, वहाँ कहाँ ब्लैक, है ना। तो बहुत प्रॉपर्टी डिफरेंस कर जाती है। तो इसीलिए हमें जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो नया सब्सटेंस मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो उसका पुराना सब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होती है उससे बहुत डिफर करता है। समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने बोला व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन सो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था आपको। तो क्या हम ऐसे हर इक्वेशन स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही फिर उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते थे वाटर की, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन सो इट फॉर्म H2O फॉर वाटर। तो क्या ऐसे बोलेंगे? नहीं भैया, हम थोड़े होशियार लोग हैं, तो हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बस हमारे हमारी इसको ईजी कर देती है, हमारे लिए इजी हो जाता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विच विल गिव यू आइडिया अबाउट ट्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला था व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन सो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? लेट्स सी, आप इसको लिख सकते हो, कार्बन का सिंबल होता है C, ठीक है। यहाँ प्लस ऐड करते हैं, अभी रिएक्शन होती है इसमें प्लस लगाते हैं, ठीक है। रिएक्शन किससे? ऑक्सीजन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर आपने इसे क्या सब्सटेंस बनाया? आपने CO2। आप इसको इस तरह से ले सकते हो, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बेसिकली ये जो आपके सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? और जिसके जब ये रिएक्ट कर जाते हैं तो कुछ न्यू सब्सटेंस बनाते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाई यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं व्हाट? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। समझे कि नहीं समझे? क्या मैंने बोला? केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। किसके सिंबल एंड फॉर्मूला? आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखा भी हुआ है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर हुआ। सब्सटेंस विच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो वो रिएक्टेंट्स हो गए आपके, और जो नया सब्सटेंस मिला उनके रिएक्ट होने पर उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? विच विल गिव यू आइडिया वो ट्रू केमिकल रिएक्शन। एक सही केमिकल चेंज के बारे में आपको बताना ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाता है। समझ गए? तो ये था बेसिकली सम टाइप्स ऑफ चेंजेस बताया। इससे पहले मैं आपको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दैन फिर रेडियो एक्टिव चेंज, दैन फिर आपको मैंने केमिकल रिएक्शन बताई, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई रिएक्शन में यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं उनकी न्यू प्रॉपर्टीज़ भी बनती हैं उनके साथ ही साथ। दैन फिर मैंने आपको बताया केमिकल इक्वेशन के बारे में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। तो ये तो अभी आपको क्लियर हो गया इतना। फटाफट से क्या लोगे? स्क्रीनशॉट लोगे ना? तो ले लो ज़रा इसका स्क्रीनशॉट। दैन फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्टिविटी की। जो पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, जो टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, उस पर बेस कुछ NCERT एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी बेसिकली हमसे कह रही है कि व्हेन मैग्नीशियम रिवर एक्टिविटी 1.1 आस्क अस टू वांट मैग्नीशियम रिवर इन अ चाइना डिश एंड शी व्हाट हैपन। आपको क्या करना है? चाइना डिश लेनी है,
ठीक है। चाइना डिश लेनी है और उसमें मैग्नीशियम रिबन को रखना है, ठीक है। क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को रखना है। दैन फिर आप उसको बर्न करो। बर्न किसके प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। जितनी भी बर्निंग हमारे अराउंड जितनी कुछ भी बर्न हो रहा होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि यहाँ पर बर्न हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी। समझ में आया इतनी बात। लेकिन आपको पता, इससे देखो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है और उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको क्लीन करते हैं। किससे करते हैं, आपके सैंड पेपर से करते हैं, ठीक है। सैंड पेपर से हम लोग मैग्नीशियम को क्लीन करते हैं ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और बर्न हो। समझ गए ना। अब एक्टिविटी देखते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो चाइना डिश में तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व होते हैं। क्या होते हैं वो ऑब्जर्वेशन, लेट्स सी। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एंड वाइश एज डिपोजिट्स ऑन द चाइना डिश। जब मैग्नीशियम काफ़ी स्पॉन्टेनियसली बर्न करती है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि मैग्नीशियम में समझ में आता है कि मैग्नीशियम कैसे होगी, हाईली रिएक्टिव मेटल होगा। मैग्नीशियम आपका कैसा होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल होगा। एम आई राइट। तो मैग्नीशियम जो आपका होगा वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होगा। दैट्स वाई वो स्पॉन्टेनियसली बर्न करता है एंड वाइट ऐश डिपोजिट ऑन द चाइना डिश। जब वो बर्न हो जाता है तो हमें ऐश जो मिलता है वो वाइट कलर का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस। तो आपके बोर्ड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट आपकी एक्टिविटी, दैन फिर रिएक्शंस। देखो स्टूडेंट, आप क्लास 9th में अगर आप एक्टिविटीज़ पे आपने निगलेक्ट करा, अच्छे से पढ़ी नहीं तो कोई बात नहीं, चलता है वहाँ पर। लेकिन क्लास 10th में आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं बोर्ड में। तो आपको एक्टिविटीज़ को निगलेक्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। 100% क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम, 100% लिख के ले लो। इसके अलावा रिएक्शन, जितनी भी एनसीईआरटी में रिएक्शन है सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कलर पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, मैग्नीशियम का कैसा कलर होगा। कलर के बारे में भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट आपकी होती है एक्टिविटी, जिससे बेस क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा। देन फिर आपके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, जितनी भी एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए। और फिर थर्ड चीज़ होती है उनके कलर, ठीक है। कलर, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं गाइस जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूव करते हैं फिर से अपनी एक्टिविटी पर। हमारे हमें ये तो क्लियर हो गया जब मैग्नीशियम बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो काफ़ी स्पॉन्टेनियसली बर्न होता है। देन आप कुछ एक्सप्लेनेशंस का देख लेते हैं डिटेल में। व्हेन मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे हमने बताया भी आपको कि मैग्नीशियम कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। इट रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो काफ़ी ऑक्सीजन का रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, टू फॉर्म वाइट डैश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। इसके साथ ही साथ उसमें एनर्जी का भी लिबरेशन होता है। और हमने पढ़ा है अगर एनर्जी का लिबरेशन या किसी चीज़ का लिबरेशन हो रहा हो तो वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो इससे हमें समझ में आया जो रिएक्शन हमें गिवन है बेसिकली ये कैसी हुई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई। एम आई राइट, केमिकल रिएक्शन हुई। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको, चलो, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन हुई आपकी। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और साइमल्टेनियसली बर्न करता है, वाइट ऐश प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ करता है। ये रिएक्शन गिवन है आपकी, ये कैसी रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये एक्सप्लेनेशन है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फिर केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है ना। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते बाद, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते बाद हमें कुछ कॉशंस रखने पड़ते हैं। वो कॉशंस क्या है, मैग्नीशियम कैन बर्न स्पॉन्टेनियसली लाइक अ क्रैकर। जब मैग्नीशियम को बर्न करते हो तो वो क्रैकर की तरह बर्न करता है। क्रैकर हमें पता है कितना ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। कीप इट अवे फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अपनी बॉडी को इससे दूर रखना पड़ता है, स्पेशली आपकी आइज़।
आइज़ को आपको अपने दूर रखना पड़ता है। जब समझ में आ गया? तो ये थी एक्टिविटी 1.1। ये मैं बहुत मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। जितना भी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं ना, इन सबको नोट कर लो गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है भाई। फर्स्ट एक्टिविटी NCERT टेक्स्ट बुक की बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। पार्टी अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी 1.2। बेसिकली जो एक्टिविटी 1.2 है ये हमसे क्या कह रही है? आस्क अस टू मिक्स एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड टू चेक इट आउट। हमें बेसिकली क्या करना है? लेड नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन लेना है और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन लेना है। देन फिर हमें क्या करना है? उसको मिक्स करना है, इन दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे से मिक्स करना है, ठीक है ना। आपने एक बीकर लिया, सपोज इसमें भरा हुआ था क्या? लेड नाइट्रेट, राइट? लेड नाइट्रेट, यस। और इसमें आपने पोटेशियम आयोडीन डाल दिया। क्या डाल दिया? पोटेशियम आयोडीन डाला। जब आपने पोटेशियम आयोडीन डाला तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले होंगे। हमें उनके बारे में ये एक्टिविटी हमें उन्हीं के ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना चाहती है। क्या हमें मिला? अ येलो कलर प्रेसिपिटेट अपीयर्स एट द बॉटम। हमें बेसिकली इसके बॉटम पर जब भी मिक्स किया तो हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखा। एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखा। समझ गए? प्रेसिपिटेट पता ही होगा, सॉलिड लाइक सब्सटेंस, राइट? जो हम प्रेसिपिटेट नीचे मिला हमें लेड। अब देखो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड बोथ आर कलरलेस। ये दोनों ही जो यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों आयोडाइड क्यों बोले? आयोडीन, राइट? पोटेशियम आयोडीन दोनों ही बेसिकली कलरलेस है, कलरलेस सब्सटेंस है। जब इनको हमने मिक्स किया तो आपको येलो लाइक सब्सटेंस मिला। दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडीड। बेसिकली आपको लेड आयोडाइड का पोटेशियम प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। किसका मिला? लेड आयोडाइड का। और ये देखो मैं बता देना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। अभी प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया था कि भैया बता दो कि लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है। तो इसको थोड़ा सा लाइटली मत लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका लेड आयोडाइड होता है, उसका कलर क्या होता है। देन अगली रिएक्शन जो लिखी हुई ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। लेड आयोडाइड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। लेड आयोडाइड जो होता है वो सेटल हो जाता है, देखो नीचे बैठ गया है ना, सेटल हो जाता है ट्यूब में, ठीक है। नाउ रिएक्शन देखते हैं। PbNO3 विच इज़ व्हाट? लेड नाइट्रेट। When lead nitrate react with potassium iodine, so it form PbI2 which is lead iodide, then फिर KNO3 which is पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमें इस रिएक्शन से मिला। ये बेसिकली ये क्या है आपके? ये है रिएक्टेंट, बताया था अभी मैंने आपको, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, राइट। देन ये क्या है? प्रोडक्ट। ये बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट। इनके कलर पता होने चाहिए आपको। जो पोटेशियम नाइट्राइट होता है बेसिकली उसका जो कलर होता है कलरलेस होता है। अगेन ये भी आपका कलरलेस सब्सटेंस है, ठीक है ना। वही PbI2 की बात करती हूँ तो PbI2 कैसा कलर है? बताओ बताओ बताओ। येलो कलर है भाई, येलो कलर है, समझे मेरे प्यारे बच्चे पार्टी। ये कौन सा कलर हुआ? येलो कलर हुआ। वहीं KNO3 की बात करती हूँ तो अगेन ये आपका एक्वा सोल्यूशन है बेसिकली। ये मगर ये सिर्फ इकलौता ये PbI2 कैसा है? सॉलिड सब्सटेंस है। तो ये रिएक्शन थी एक्टिविटी 1.2। इसमें मैं बस ये बताना था कि जब PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट विथ 2 Ki, सो व्हाट इस रिएक्शन में बेसिकली हमें यही बताना था कि जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडीन, सो व्हाट फॉर्म? तो बेसिकली इस रिएक्शन में हमें बस इतना बताना था, जब आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइन को मिक्स करते हो तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है। तो हमें एक येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है, येलो कलर लाइक प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है। वो क्या होता है? PbI2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए, कलर पता होना चाहिए, समझ गए। तो ये थी एक्टिविटी 1.2। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। दैन फिर मैं क्या करती हूँ, एक और एक्टिविटी है 1.3, इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली ना, जो भी पढ़ाया था उस टॉपिक से रिलेटेड ये एक्टिविटी है 1.3। तो उसके बाद बताती हूँ, तब तक क्या करोगे, नोट करो इसको, चलो फटाफट से।
अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 हमसे क्या कह रही है कि आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें या तो HCl सोल्यूशन होना चाहिए या फिर H2SO4 सोल्यूशन होना चाहिए, और उसमें आप क्या करोगे, उसमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डालो। क्या डालो? जिंक ग्रैन्यूल्स डालो। देन फिर ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या हो रहा है। तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें पता लगा कि उसमें कुछ एयर बबल्स निकल रहे थे। एयर बबल्स कम आउट फ्रॉम द ग्रैन्यूल्स एंड कॉनिकल फ्लास्क बिकम फॉर्म। एयर बबल्स निकल रहे थे ग्रैन्यूल से, और दूसरी चीज़ ये थी कि जो कॉनिकल फ्लास्क था कैसा हो गया, वार्म हो गया। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन मिला कि एयर बबल्स निकल रहे थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा ये है। एंड फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये था कि इसमें ये काफ़ी वार्म हो गया। ठीक है, अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करती हूँ तो व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, राइट। क्या होता है जब जिंक ग्रैन्यूल्स बेसिकली HCl के साथ या फिर H2SO4 रिएक्शन करते हैं तो क्या हमें मिलता है, हमें मिलती है बेसिकली हाइड्रोजन गैस। उसमें हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा होता है, समझे। और इसी वजह से हमें ये ग्रैन्यूल्स में बबल्स दिखे ना, इसी वजह से हाइड्रोजन गैस की वजह से ही दिखे, समझ गए। अब रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। जब जिंक ने रिएक्शन करी HCl के साथ बेसिकली तो इसने बनाया है ZnCl2, राइट। उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिमूव करी, देन फिर हीट की वजह से वार्म हुआ। तो ये हमें पूरी रिएक्शन है। सिमिलरली अगर वो H2SO रिएक्शन करेगा तो ये फॉर्म करेगा, ZnSO4 फॉर्म करेगा, देन H2 गैस, फिर हीट लिबरेट होगी। समझे इतनी बात ना। फिर एक चीज़ मेरी सुन लो कि अभी आपको कन्फ्यूज़न होगी कैसे मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी और कैसे यहाँ पर इस जिंक ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और खुद उसकी जगह पे लग गया। तो इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जो टॉपिक बेसिकली मैंने आज पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी NCERT एक्टिविटीज़ थी वो कंप्लीट हो गई हैं। आपकी एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3 ये टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आज के टॉपिक्स से, उसके बेस पे आपकी NCERT एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हैं। सो गाइस दिस इज़ ओवरऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। क्योंकि व्हाट ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, 2 बज रखे हैं, 2 बज गए रात के बेसिकली, और मुझे नींद आ रही है भाई, तो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।